Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. ये आप देखिए, रूस पर हमला कर ज़ेलेंस्की ने खुद ही ताबूत में कील ठोक दी है। तो ये आप देखिए, पोलैंड जो कि ना सिर्फ नेटो मेंबर है बल्कि यूक्रेन का पड़ोसी भी है, और इसको लेकर क्योंकि पोलैंड वक्त वक्त पर चिंता भी जाहिर कर चुका है कि यूक्रेन के बाद जो उसका अगला अटैक होगा वो पोलैंड पर हो सकता है। ज़ेलेंस्की का हमला उकसावे की कार्रवाई है। पोलैंड के अखबार माइसल पोल्स्का ने लिखा है, यूक्रेन ने रूस पर अकेले हमला किया, यह मानना मुश्किल है। सुमित, यहां तो पोलैंड ही सवाल उठा रहा है कि यह तो मानना बहुत मुश्किल है कि यूक्रेन ने अकेले हमला अंजाम दिया होगा। मतलब क्या है इसका? देखिए, बिल्कुल कहा जा रहा है ना कि यूक्रेन ऐसा कर नहीं सकता, और शायद पोलैंड ने यूक्रेन के इन दावों की खुद ही पोल खोल दी, क्योंकि ये बात तय है कि यूक्रेन भले ही 18 महीने से इसको प्लान कर रहा हो, लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट उसके लिए चाहिए होते हैं, जो लगातार आप उनको बेसिस के ऊपर सर्विलेंस जो होता है, वो किसी भी सैटेलाइट या सर्विलेंस के बिना नामुमकिन सा लगता है। और ये इसी वजह से देखिए कि अभी यूक्रेन को भले ही इस पूरे अटैक्स के अंदर एक बढ़त मिल गई हो, उनके सैनिकों का मोराल बूस्ट हो गया हो, लेकिन ये भी तय था कि यूक्रेन भी समझता था कि इस अटैक के बाद जो काउंटर अटैक्स आएंगे रूस के, वो ज़्यादा विध्वंसक होंगे। तो निश्चित तौर पर रूस को ज्यादा एंगेज करने के पीछे का मकसद सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, उसके पीछे उन प्लेयर्स का है, जिसमें आप ब्रिटेन का नाम लेते हैं, फ्रांस का नाम लेते हैं, या दूसरे देशों का नाम लेते हैं, जो लगातार पीछे रहकर इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज आप कह सकते हैं, बल्कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी इस युद्ध के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और पर्दे के पीछे के जो एक्टर्स हैं, क्या अब इनके खिलाफ भी पुतिन कोई कार्रवाई करेंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के एयरफोर्स का दावा क्या है? रूस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, 80 ड्रोन से भी यूक्रेन पर हमला किया गया। यूक्रेन ने 15 ड्रोन मार गिराए, 37 रूसी ड्रोन को निष्क्रिय किया गया, डीएक्टिवेट किया गया। ये देखिए आप। तो अब नेटो और रूस की सैन्य ताकत क्या है, यह भी आप देखिए, क्योंकि आसार तो अब इसके पूरे बनते नजर आ रहे हैं कि कभी भी जो ये युद्ध है विस्तार लेगा, यूक्रेन की सीमा को लांघ सकता है। अगर नेटो की बात करें तो आप देखिए, कुल जो सेना है नेटो के पास वो है 76,28,782, और इसके कंपैरिजन में रूस की बात करें तो यह आंकड़ा बेहद कम है, 35,70,000। लेकिन समझना होगा कि यह जो आंकड़ा है वो नेटो का कुल है, और दूसरी तरफ जो कंपैरिजन है वो सिर्फ रूस के साथ है। अगर एक्टिव सेना की बात करें तो नेटो के पास जो इस वक्त एक्टिव सेना है वो है 33,90,797, तो रूस के पास है 13,20,000। और कंपैरिजन इस वक्त आपको दिखाते हैं दोनों की ताकत का। अगर रिजर्व सैनिकों की बात करें तो नेटो के पास यह है 4,40,165, तो रूस के पास यह है 20 लाख, यानी कि अकेले रूस के पास पूरे नेटो से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा। अब अगर बात करें पैरामिलिट्री यूनिट्स की तो इसकी संख्या नेटो के पास है कुल 7,97,820, तो रूस के पास है 2,50,000। यानी कि यहां पर भी एक बड़ा फर्क जरूर है, लेकिन यह देखना होगा कि रूस के पास यह अकेले है। अब अगर बात करें टोटल एयरक्राफ्ट्स तो नेटो के पास है 22,308 और रूस के पास है 4,814, तो यहां पर भी दोनों की ताकत में एक बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। अब नेटो के पास अगर फाइटर्स की बात करें, इंटरसेप्टर्स की बात करें तो यह है 3,275, और रूस के पास है 809। तो नेटो और रूस की सैन्य ताकत क्या है ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब अगर बात करें ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की तो नेटो के पास यह संख्या 1,195 है, तो रूस के पास है 730, यानी कि यहां पर भी एक फर्क नजर आता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो यहां पर ही बड़ा फर्क, नेटो के पास 1,493 और रूस के पास 453। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस फर्क को महसूस करते हुए, समझते हुए रूस ऐसा कदम उठाएगा? नेटो के पास स्पेशल एयरक्राफ्ट्स है 931, तो रूस के पास हैं 145, यानी कि यहां पर भी दोनों की ताकत के बीच में एक बड़ा अंतर है। टैंकर एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो नेटो के पास ये संख्या है 655, तो रूस के पास ये है 19। तो दोनों की जो सामरिक ताकत है, दोनों की जो सैन्य ताकत है, उसका एक कंपैरिजन, एक तुलना आपके सामने है। अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो नेटो के पास कुल है 8,950, तो रूस के पास है 1,547। मनीष, ये कंपैरिजन तो समझने के लिए है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पुतिन और उनके रणनीतिकार को भी ये पता है कि फर्क कितना है। अगर पूरे नेटो के साथ भिड़ना है तो क्या रूस कुछ ऐसा करेगा जो हम बोल रहे हैं कि यूक्रेन से आगे ये युद्ध विस्तार लेगा?
देखिए, आपने तमाम बातें बताई कि नाटो के पास क्या है, रूस के पास क्या है। हाँ। एक बात मैं केवल जोड़ रहा हूं कि रूस अकेला है, नाटो 30 मुल्क है। इसके बाद भी नाटो का विस्तार हो रहा है। यही बात तो रूस कह रहा है कि जब तुम 30 मुल्क हो तो फिर और क्यों बढ़ा रहे हो, और क्यों विस्तार की जरूरत पड़ रही है, चारों तरफ से मुझे क्यों घेर रहे हो। और उसके उलट में नाटो क्या कह रहा है, रूस हल्ला क्यों कर रहा है, रूस को क्यों परेशानी हो रही है अगर हम बढ़ रहे हैं। भाई, नाटो का विस्तार ही हो रहा है रूस को परेशान करने के लिए, रूस को टुकड़े टुकड़े करने के लिए। कम से कम इसी वजह से रूस को लगता है कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हाँ, क्या पता, रूस को पता नहीं है कि नाटो की ताकत क्या है, रूस को बिल्कुल पता है। इसीलिए रूस अपने तैयारियों में कमी नहीं कर रहा है। इसीलिए रूस ये मानकर चल रहा है कि हो सकता है अगर रूस वर्सेस नाटो की जंग हुई तो फिर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए पुतिन ये कह रहे हैं कि उस दुनिया का मैं क्या करूंगा जिसमें रूस ही नहीं होगा। अगर नाटो का मकसद ही रूस को खत्म करना है तो फिर मैं उस दुनिया का बचा के क्या करूंगा। ये बात पुतिन इसलिए कह रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये मोमेंट आ गया? बिल्कुल ये मोमेंट आ चुका है, क्योंकि जब नाटो के देशों ने देख लिया कि यूक्रेन को आगे करके जीतना मुश्किल है, तो अब वो एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां सीधी टक्कर होने वाली है। और उसके बारे में 24-25 जून को अगले नाटो सम्मेलन में फैसला होना है। ये बड़ी बात आपने बोली, यानी कि 24-25 जून को क्या होगा इस पर रूस के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर होने वाली है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.